नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से तिथियों का ऐलान होने के बाद पार्टियों ने भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है, लेकिन सियासी दलों के सामने दल के भीतर गुटबाजी समाप्त करनी बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने की कोशिश सियासी दल कर रही है। इस पर क्या है पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। तारीखों का ऐलान केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से कर दिया गया था और अब तारीखों के ऐलान के साथ साथ सियासी दलों ने अपने जो चुनावी रणनीति उसको लेकर भी सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब अपनी प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी की तरफ से इन नामों का, इन प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। 6 नाम उसमें सम्मिलित किए गए और उन्हीं में से किसी एक को कैंडिडेट बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी सर्वे रिपोर्ट को पूरा करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है और जैसे ही सर्वे रिपोर्ट के बाद देखने के बाद पर्यवेक्षक अपना दौरा करेंगे तो उसके बाद प्रत्याशियों को भी फाइनल करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस दौरान अपनी अपनी गुटबाजी को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर टिकट किसी एक को मिलता तो जो बाकी प्रत्याशी हैं, जो दावेदार इस समय कहे जा सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे में उस गुटबाजी को समाप्त करना दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। चुनाव जीतना लक्ष्य दोनों ही पार्टियों का, लेकिन जो भीतरी राज्य होता है उसे समाप्त करना पहले पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो देखना यह होगा कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान से पहले किस प्रकार से सियासी दल पार्टियों के भीतर गुटबाजी समाप्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इससे पहले वे भाजपा सरकार में मंत्री रहे और सबसे पहले कांग्रेस कोटे से मंत्री भी बने। हरीश रावत सरकार में हरक सिंह रावत की बागी विधायकों के सूत्रधार रहे थे। हरक सिंह सबसे हरीश रावत के निशाने पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरीश रावत खेमा हरक सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देगा। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पहली बार हरक सिंह विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। हालांकि तब हरक सिंह की बहू अनुकृति गुसाई को पार्टी ने लैंसडोन से टिकट दिया था, जो चुनाव हार गई थी। इसके बाद से हरक सिंह काफी समय से पॉलिटिक्स से दूर नजर आए। अब केदारनाथ में उपचुनाव की सोगबुगाहट के बाद से हरक सिंह रावत एक्टिव नजर आ रहे हैं। टिकट के दावेदारों में हरक सिंह रावत के नाम की भी चर्चा काफी तेज है। इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ाएगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी। मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना ही लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये खबर बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी जहां अभी तक जीत का दावा कर रही थी, वहीं उस जीत के दावे के बीच पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पार्टी नेताओं की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरक सिंह रावत जो अपने बयानों से अक्सर खलबली मचा देते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ते भी हैं तो उनका मुकाबला भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी होगा, जिसमें उनके विरोधी उन्हें मात देना चाहते हैं। अब इस बयान के बाद कांग्रेस के घर के भीतर खलबली मच गई है। बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था, क्योंकि बयानों से तूफान लाने में माहिर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये तक कह दिया। वैसे तो वो अब इस चुनाव को लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो उनके लिए भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं से लड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सुनिए एक बार फिर से। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ाएगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी। मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा।
मैं कुछ अपना ही ढूंढना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस इस बयान पर डैमेज कंट्रोल कर रही है, ये कहते हुए कि वो हमारे बड़े नेता हैं, नसीहत दे रहे हैं। मगर वहीं बीजेपी हरक के बयान पर सियासी चटकारे ले रही है। नहीं, ये संघर्ष तो लगातार हर व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरे लोगों को मायूसी हाथ लगती है। और मुझे लगता है कि जो संगठन का सच्चा सिपाही होगा वो टिकट मिलने वाले के पीछे लग जाएगा तत्परता के साथ और निष्ठा भाव के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग टिकट ना मिलने की वजह से उद्वेलित हो जाते हैं, टिकट ना मिलने की वजह से आक्रोशित हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे में अति उत्साह में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एकमुठ और एकजुट है कांग्रेस पार्टी। सिंह रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे। और हरक सिंह जी क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले न सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करे। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी कमर कस चुके हैं, क्योंकि सीधा मुकाबला दोनों ही दलों के बीच है। मगर हरक सिंह रावत के इस बयान ने नया सियासी तूफान ला दिया है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस कैसे इस गुटबाजी के भंवर से निकल पाती है और इस चुनाव को भी बद्रीनाथ की तरह जीतने का सपना पूरा कर पाती है। लेकिन हरक के बयान ने एक नया सियासी तूफान लाकर ही खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि हरक की हसरत पर आखिरकार किसकी लगी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। वही महिला सृजन नीति को लेकर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके साथ हमने सोचा है कि एक बच्ची के जन्म से विवाह और वृद्धावस्था तक आने वाली सभी परिस्थितियों की व्यवस्थाओं को हम इस महिला नीति में लेकर आए हैं। uh, 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारे महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है ही। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर उसके युवती बनने से लेकर उसके रोजगार परक होने से लेकर उसके विवाह से लेकर और उसके आगे की जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीजों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपनी नीतियों में क्या क्या चीजें व्यवस्था देनी चाहिए, वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। वही खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता के प्रदेश में लागू होने के बाद धामी सरकार की तरफ से विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन निकाय स्तर से लिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और ईओ को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और उसके आधार पर यह काम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने के बाद यह कार्यप्रणाली शुरू की जाएगी, जिसे हमने दुरुस्त किया है।
आपको शायद पता होगा कि एक विषय आया था जो तलाक का है, शादी का है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उसके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। तो हमारे यहाँ एमएनएस और ईओज को सब रजिस्ट्रार की एक तरह से जिम्मेवारी दी गई है, जो उसमें पंजीकरण करेगा, यानी कि उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना है और उसके आधार पे फिर ये काम पूरा शुरू होगा। यानी कि जो नियमावली हमारी यूसीसी की है उसी दिशा में ये काम हमारा अब शुरू होगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी 21 अक्टूबर के दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रही है। हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर कांग्रेस घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर नैनीताल जिले में ब्लॉक स्तर पर बैठक कर कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। वहीं हल्द्वानी में कमिश्नर घेराव को लेकर कांग्रेस के नैनीताल जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल और हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने बताया है कि 21 अक्टूबर को नैनीताल में कांग्रेस हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता के साथ मिलकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिससे उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। तो कुमाऊं कमिश्नर के घेराव की तैयारी की जा रही है। नैनीताल में कांग्रेस के ब्लॉक स्तर पर बैठक की गई, समीक्षा बैठक की गई है, तैयारियों का जायजा लिया गया। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने तैयारियों का जायजा लिया। तो कांग्रेस 21 अक्टूबर को घेराव करेगी। देखा होगा कि अभी 21 तारीख को हमारा जन आक्रोश रैली हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में नैनीताल में होने जा रही है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हम लोगों ने उधम सिंह नगर में भी जन मुद्दों को लेकर के जिलाधिकारी कैंप कार्यालय का हमने जिसे कहते हैं घेराव किया था। उसके बाद हम लोगों ने नैनीताल जिले की जो हमारी जिलाधिकारी कार्यालय है, हम लोगों ने हल्द्वानी में उसमें हजार संख्या में उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसमें अपने जन मुद्दों को लेकर घेराव किया था। और इन्हीं सब जन मुद्दों को लेकर के अब हम लोग कमिश्नरी का घेराव करने जा रहे हैं 21 तारीख को, जिसमें कि हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे माननीय विधायक उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं जो कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे जितने भी जिले के हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे जितने भी हमारे एक आम जनता जो है, जो एक आम जनता जो इस महंगाई, इस बेरोजगारी, इस भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है, और तो वो सब इसमें शामिल होंगे। और देखेंगे कि नैनीताल में हजारों की हजार संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता पहुंच करके इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। बता रहा हूँ कि आप नैनीताल के अंदर उस दिन 7 और 8 हजार आदमी आपको अंदर वहाँ पहुँचा हुआ मिलेगा। हमारा मतलब यही, हमारा चारों ओर से जिस तरीके से हमें एक कार्यकर्ताओं का एक फीडबैक मिल रहा है और जिस तरीके से एक आम जनता के अंदर एक इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि एक हजार संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कमिश्नरी घेराव का सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं और विफलता जिसे कहते हैं, उसके विरोध में कमिश्नरी का घेराव है। और हमारा समस्त शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। और सम्मानित हरीश रावत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी समेत करण मेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और समस्त हमारे यहाँ के विधायकगण, कुमाऊं मंडल के लगभग सभी विधायकगण इसमें उपस्थित होंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारा होगा और जन समर्थन के साथ बहुत भारी तादाद में, जैसे अभी हल्द्वानी में जिला मुख्यालय का घेराव हुआ था, उससे भी एक बेहतर कार्यक्रम हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि समस्त उत्तराखंड के अंदर, समस्त कुमाऊं के अंदर इस सरकार की जन विरोधी नीतियों हम उजागर कर सकें और हमारी बात सरकार तक पहुंचे। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार में बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में द्वितीय नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर की 10 टीमें प्रतिभाग कर रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के विजेता को 1 लाख, जबकि उप विजेता को 51,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि आज के समय में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह आयोजन मील का पत्थर साबित हो सकता है।
आदमी के अंदर एक झील पैदा करता है आगे बढ़ने और इससे बच्चे लोग प्रेरणा लेते हैं। आज जिससे खेलों के माध्यम से लोग आजीविका चला रहे हैं, तो आज खेल आजीविका से मैं सभी आयोजकों को, संजय त्रिवेदी जी, रणदीप ग्रेवाल जी, नरेंद्र नैया जी, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। राष्ट्रीय स्तर का एक टूर्नामेंट का आयोजन किया, निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारे राज्य से भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा। वहाँ कुल मिलाकर के आपसी स्वार्थ से, क्योंकि खेल से आदमी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहने का भी काम करता है, साथी बनाता है और जो सबसे बड़ा कि आगे बढ़ने की एक भावना पैदा करता है। ये ऑल इंडिया इन्विटेशनल नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो लगातार दूसरे वर्ष हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, और ये उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस स्तर का टूर्नामेंट पहले कभी यहाँ नहीं हुआ। और इसमें बास्केटबॉल की देश की 10 बड़ी प्रमुख टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें रेड आर्मी है, इंडियन आर्मी है, और इसके अलावा रेलवे है और CISF है। इस तरह की बड़ी टीमें, उनके खिलाड़ी यहाँ आए हैं। 10 की 10 टीमों के खिलाड़ी, कैप्टन, कोचेस यहाँ पर आ गए हैं। और इस प्रतियोगिता की मुख्य बात यह है कि 4 दिन लगातार डे नाइट टूर्नामेंट होगा। शाम को भी हम लोग इसको कराएंगे, और इसमें जो विजेता टीम होगी उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार, और जो उप विजेता टीम रहेगी उसको 51,000 रुपए के पुरस्कार वितरण की व्यवस्था हमारी एसोसिएशन द्वारा की गई है। वहीं हल्द्वानी में 7वें व्यापार मंडल में आने वाले सशक्त व्यापार मंडल ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करते हुए पूरे प्रदेश भर में व्यापारियों के हितों के लिए अपने एजेंडे को पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश महामंत्री भवन भट्ट ने बताया है कि जिस तरह से व्यापार मंडल सिर्फ चाटुकारिता और अधिकारियों की गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं, उससे व्यापारियों का भारी नुकसान होता है। एकता उद्योग व्यापार मंडल का ये पहला कदम है, और आज हमारे प्रदेश की टीम की घोषणा हुई है, और हमारा संकल्प है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हमने काम करना और उनके लिए संकल्पबद्ध रहना, ये सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का काम है। और दूसरी बात, हम सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के सारे लोग, हम जो दूरस्थ क्षेत्र के गरीब लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग व्यापारी हैं, उनके लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापार मंडल का उद्देश्य हमारा केवल एक आज प्रेस करके या आज बना करके इसको आज नहीं करना, हमें केवल पूरे प्रदेश में हमको इसको लेके जाना है। और जो बताया था ना, हमारी योजनाएं जो हैं व्यापारी हितों के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम करना और होना में बड़ा अंतर है। धरातल पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार मंडल क्या कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी तो अपना व्यापार कहीं भी कर लेगा, लेकिन जो छोटे व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवार वाले, कई बार ऐसी स्थिति आती है पहाड़ पे जब हमारा कोई परेशानी आती है तो हल्द्वानी से हमारा सामान वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था भी सरकार से योजना, जैसे हमारे एक भीमताल में या आप कहेंगे भवाली में, ऐसे करके थोड़ा सा व्यवस्था जो उनकी हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन टुकड़ों में हो जाए। यहाँ से लेकर सीधे पिथौरागढ़ की जो योजना है उनको थोड़ा आधे रास्ते, जहाँ तक रास्ता टूटता है वहाँ तक एक व्यवस्था हो जाए, उसके आगे दूसरी व्यवस्था हो जाए, उन तक पूरा सामान पहुँच जाए। जैसे आपातकाल में होता है, या कहना चाहिए जब हमारे कोरोना काल में हुआ था, सब चीज़ें बंद हो गई थी। ऐसी कोई आपदा में ना आए, या फिर आप जैसे हमारे बरसात के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके लिए हमें ऐसे सोचना है कि पहाड़ के व्यापारी अपने व्यापार से वंचित न रहे। वहीं मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी में गीले और सूखे कूड़े को निस्तारण को लेकर मसूरी टिहरी बाईपास रोड IDH बिल्डिंग के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से MRF केंद्र और बायोमीथेन का निर्माण कराया गया था, जिसका शुभारंभ नवंबर 2023 में किया गया। लेकिन वर्तमान में MRF सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो वहीं बायोमीथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। MRF सेंटर के सूखे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। वहीं दूसरी तरफ बायोमीथेन प्लांट पूरी तरह से ठप होने के कारण गीला कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा। नहीं, हमारे सेंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। आज लाइट की दिक्कत थी तो इसलिए प्लांट नहीं चल रहा हुआ। बायोमीथेन प्लांट में थोड़ी दिक्कत है कि उसमें जो पाइप ग्राइंडर से प्लांट तक जाता है उसमें कुछ ब्लॉकेज थी, तो 2-3 दिन का बैकलॉग उस पे है। वो जल्द नहीं, चूना ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव होता रहता है, और जो
बदबू और गंदगी आज से 2 साल पहले वहाँ पे रही होगी, तो उसका ये 5% भी नहीं होगा, क्योंकि सारे शहर का कूड़ा वहाँ पे जा रहा है और एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था होना संभव नहीं होता है। कभी कमियां आ जाती है, प्लांट मशीनरी है कभी खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्लांट सर बढ़िया चल रहा है। अभी मेरे पास में 22 स्टाफ है यहाँ पर। सर अभी लंच पर गए हुए, ये लंच टाइम होता है सर। लाइट शाम को 5 बजे तक जो है पूरे मसूरी में लाइट नहीं है। डेली जो हमारे पास में जो आता है वो आज ही का ही कूड़ा है सर। हाँ जी। कितना कूड़ा होता है सर? अभी हम लोग लगभग 20 टीपीटी का हमारा प्लांट है। हम 22 से 23 टन कूड़ा लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो डेली आ रहा है पूरे मसूरी से। वहीं मानसून के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बीते साल की तुलना में डेंगू के पेशेंट की संख्या इस बार काफी कम है, लेकिन अस्पतालों ने इसको लेकर अपनी तैयारी रखी हुई है। इसी क्रम में जिला अस्पताल कोरोनेशन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीएस चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल होने के कारण डेंगू को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, जिसको लेकर अस्पताल में 10 बेड रखे गए हैं। हालांकि इस बार मरीजों की संख्या काफी कम है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला अस्पताल कोरोनेशन में 4 डेंगू मरीजों का इलाज लगातार जारी है। हफ्ते 10 दिन में एक पेशेंट आ जाता है, 15 दिन में एक पेशेंट आ जाता है। तो हमने यहाँ डेंगू वार्ड अलग बना रखा है, जिसमें मच्छरदानी लगी हुई है। 10 बेड का फिलहाल हमने रखा हुआ है, उसमें 1 या 2 पेशेंट रहते हैं। आज भी 2 पेशेंट भर्ती हैं डेंगू के। इस बार डेंगू का एपिडेमिक नहीं है, चिपकुट है ये हर जगह पूरे उसमें देहरादून में। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले एक बार एपिडेमिक आया था, ऐसी अवस्था आने के चांसेस नहीं है। खबर सितारगंज से है, जहां नानक मत्ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिचवा भूड़ में एक चीता घर से 14 साल के बच्चे को उठा ले गया। बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, तभी घर के किनारे घात लगाए बैठा चीता बच्चे को उठा ले गया है। वहीं बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर पिता पीछे पीछे भागा। पिता के शोर शराबे के बाद चीता पास बच्चे को गन्ने के खेत किनारे छोड़कर भाग गया। जब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं बच्चे को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लेकर आए हैं, जहां बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।